बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर सेल्स एंड अकाउंटिंग फॉर परचेजेस। बेटा डिस्काउंट अलाउड का ताल्लुक होता है अकाउंटिंग फॉर सेल्स से। मतलब आपने अपने आप को बिजनेस कंसीडर करना है, आपने डिस्काउंट अलाउ करना है तो किसको करोगे? कस्टमर्स को करोगे। और कौन सी ट्रांजैक्शन के ऊपर करोगे? जब आप उनको सेल्स कर रहे हो या जब आप उनसे अमाउंट रिसीव कर रहे हो। ये दो बातें हैं कि कब आपने उनको डिस्काउंट अलाउ करना है, जब आप उनको गुड्स डिलीवर कर रहे हो। सेल्स करने से तो यही मुराद है ना, सेल्स उस टाइम पर होंगी जब हम उनको गुड्स डिलीवर करेंगे। दूसरा, अगर मैंने उनको क्रेडिट पे सेल्स दी है, क्रेडिट सेल्स की थी, क्रेडिट पे उनको गुड्स दी थी, तो दूसरा डिस्काउंट मैं उन्हें कब दूंगा? जब मैं उनसे अमाउंट रिसीव करूंगा। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट अलाउड के साथ साथ डिस्काउंट रिसीव्ड भी सुनते जाना। डिस्काउंट रिसीव, मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, किससे रिसीव करूंगा? क्या कस्टमर से रिसीव करूंगा? सप्लायर से। किस बात पर? क्योंकि मैंने उनसे परचेज की थी। किस टाइम पर रिसीव करूंगा? नहीं, पहली चीज, जब गुड्स रिसीव की थी, जब मैंने परचेजेस की थी उस टाइम पे रिसीव करूंगा, या फिर जब मैं उनको अमाउंट पे करूंगा। तो ये बात समझ आ गई? क्या डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड क्लियर हो गया? तो बेटा मैंने आपसे कहा कि दो किस्म का डिस्काउंट है। एक एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जब आप सेल्स या परचेज कर रहे होते हैं उस टाइम पर। मतलब अगर सेल्स की बात करूं तो एक डिस्काउंट उस टाइम आप अपने कस्टमर्स को देते हो जब आप उनको गुड्स डिस्पैच कर रहे होते हो, जब आप गुड्स उनको हैंड ओवर कर रहे होते हो। अपनी सेल्स तो उसी टाइम रिकॉर्ड करोगे ना। एक डिस्काउंट आप उस टाइम पर देते हो। दूसरा डिस्काउंट कब देते रहते हो आप? जब आपने गुड्स क्रेडिट पर दी हो और बाद में फ्यूचर में आपने उनसे अमाउंट रिसीव करनी हो, तो अमाउंट रिसीव करने के टाइम पर एक डिस्काउंट देते हो। तो आपके पास दो किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं। इनमें से जो डिस्काउंट एट द स्टार्ट दिया जाता है जब आप गुड्स हैंड ओवर कर रहे होते हैं, उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है हमारे पास? एक ऐसा डिस्काउंट जो, अब हम लोग बात सिर्फ अभी सेल्स के हवाले से कर लेते हैं। एक ऐसा डिस्काउंट जो आप अपने कस्टमर को दें उस टाइम जब आप उनको गुड्स हैंड ओवर कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, उस टाइम पर आप उस डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहोगे। ऑलराइट। जैसे अक्सर आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाओ, ब्रांड्स वगैरह पे जाओ, तो लिखा हुआ होता है दूर से इतना बड़ा 50% ऑफ। व्हाट डज इट मीन? कि भाई जो चीज पहले 10,000 रुपए की थी, अब तुम आओ अभी भी 10,000 रुपए की है, सिर्फ सेल्स प्राइस 20 कर दिया हमने। ऐसे ही होता रहता है, ऐसा ही होता रहता है। जो चीज आप पहले वैसे नॉर्मल रूटीन में जाओ ना, सुबह मैंने एक शूज देखे, 10,000 रुपए के शूज थे, मुझे पसंद नहीं आया कि यार बड़े महंगे शूज हैं। जो कहा गया कुछ दिन के बाद ना सेल्स लगेगी, आप तब देखना। सेल्स के बाद गए, उसके बाद सिर्फ टैग उतारते हैं, वो 10,000 रुपए वाले टैग को करते हैं 20,000 रुपए और लगा देते हैं 50% ऑफ, और बेच वही 10,000 रुपए कर रही है। लेकिन अब हमें सेटिस्फेक्शन हो गई है, यार 20,000 रुपए की चीज देख 10,000 रुपए में लेके आया हूँ। तो ये टैग तो अल्लाह ताला की तरफ से लग के तो नहीं आते रहते ना, खुद ही लगाए जाते हैं। तो ये डेली बेसिस पे चेंज हो रहे होते हैं। ये बिफोर सेल आफ्टर सेल सेलिंग प्राइस चेंज कर देते हैं, जबकि अपनी प्राइस वैसी ही रखते हैं। और बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है। अच्छा बहरहाल जो भी हो, जब कहा जाता है ना कि 50% ऑफ, इसका क्या मतलब? कि भाई जो चीज 1,000 रुपए की थी अब वो तुम्हें कितने की मिलेगी? 500 रुपए की। जो 100 रुपए की थी वो आपको अब 50। ये ट्रेड डिस्काउंट है। भाई तुम आओ, अब तुम हमें 1,000 रुपए ना दो, तुम हमें 500 रुपए दो और ये प्रोडक्ट लेके चले जाओ। 10,000 रुपए के शूज थे, 50% ऑफ था, तुम आओ 5,000 रुपए दो और ये शूज लेके चले जाओ। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा मुझे ये बात बताएं, 50% मैंने ऑफ रखा हुआ था, ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि वो शूज लेकर तुम घर गए, पेरेंट्स ने पूछा बेटा ये शूज कितने के लाए हो, क्या बताओगे?
5,000 रुपए के। अच्छा मैंने मतलब ये सेल्स की थी और मेरे पास आए, मतलब मैंने आप लोगों को वो शूज सेल किया था, आपने मुझे कितने रुपीस दिए? 5,000 रुपए। अच्छा मुझसे पूछा गया, हाँ भाई आज तुमने कितने की सेल्स की? आपने कहीं पे 10,000 रुपए का जिक्र किया है? आपने किसी डिस्काउंट का जिक्र किया है? तो अकाउंटिंग को पता था आपने ऐसा ही करना है, तो अकाउंटिंग ने कहा इसी को रूल बना दो कि ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र तक ना करना और इसकी रिकॉर्डिंग भी ना करना। नेट अमाउंट के ऊपर जाकर, नेट अमाउंट मतलब 10,000 ना बताओ, जो 5,000 तुमने पे किया है उस पर जाकर अपनी सेल्स और अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड कर। लिस्ट प्राइस अब नहीं लिखनी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, जो नेट अमाउंट आए नेट अमाउंट पर अपनी सेल्स रिकॉर्ड करना। आपने नेट अमाउंट पे नहीं बताई अपनी सेल्स, आपने अपनी परचेजेज भी नेट अमाउंट पर बताई हैं। यही अकाउंटिंग ने आपसे कह दिया है कि आपने नेट अमाउंट ही रिकॉर्ड करनी है, ट्रेड डिस्काउंट की किसी किस्म की कोई डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। ऑल राइट। अच्छा अब इसको जरा पढ़ो। डिस्काउंट मिलेगा ना? उसी को ही कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ सेल ही जो डिस्काउंट होता है उसी को ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना होगा सर? मिलेगा? हाँ मिलेगा मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आप जो अमाउंट उसको पे करोगे आपने उसके ऊपर अपनी सेल्स और परचेजेस रिकॉर्ड करनी है। ओके। अच्छा अब सुने सुने बात सुने, अब इसकी जरा थ्योरी को देखो। कहते हैं दिस इज अ डेफिनेट प्राइस रिडक्शन। डिस्काउंट हमेशा प्राइस रिडक्शन होता है, ये नहीं होता 100 रुपए की चीज डिस्काउंट लगाया हुआ है, डिस्काउंट लगाया, आप पहुंचे, हाँ भाई कितने की, मैंने कहा 120 रुपए। ऐसा तो नहीं है, ये तो कोई डिस्काउंट नहीं हुआ ना। डिस्काउंट का वर्ड जैसे ही आता है इसको क्या मुराद होता है? रिडक्शन इन प्राइस। तो मतलब 100 रुपए की चीज अब आपको 100 की नहीं मिलने वाली, 80 रुपए की मिलने वाली है अब आपको। इसी तरह से चलो, गिवन टू अ, अब बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड में ट्रेड डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट अलाउड किसको करेंगे? तो इसीलिए उसने कस्टमर का वर्ड यूज किया, गिवन टू अ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल। सेल ट्रांजैक्शन क्या मुराद? जब आप गुड्स हैंड ओवर करते हैं, जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड उसको ट्रांसफर कर देते हैं, जब आप गुड्स का कंट्रोल अपने कस्टमर को दे देते हैं, उस टाइम पर जब आप लोग कोई डिस्काउंट देते हो उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। फिर देखो, द इनवॉइस इज इशूड एट द, अब जब आपको वो बिल बना कर देगा, फुल प्राइस का बना कर देगा नहीं, जो आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट होगी उसका बिल बना कर देगा, आपने पे भी वही करनी होगी। तो जो इनवॉइस बनाई जाती है वो हमेशा रिड्यूस्ड अमाउंट की बनाई जाती है, नेट अमाउंट की बनाई जाती है। सो देयर आर, जब इनवॉइस के ऊपर लिखा ही नहीं है डिस्काउंट्स वगैरह क्या है, आपने पे ही नेट अमाउंट की है, तो उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं होती। No double entry problems caused by this type of discount. The sales revenue is simply recorded at net. किस चीज का नेट? ट्रेड डिस्काउंट का नेट अमाउंट जो आपके पास आए, आपने उसके ऊपर अपना सेल्स रेवेन्यू जाके रिकॉर्ड कर देना है। अब ये आपको एग्जांपल दे रहा है, एंटिटी सेल्स एन आइटम विद लिस्ट प्राइस ऑफ ₹100। वैसे लिस्ट प्राइस 100 रुपीज है, लेकिन उसने मतलब निगोशिएट किया, हम लोग जाके जो बार्गेनिंग कर रहे होती हैं कि नहीं 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 ये 1,000 रुपए की जैकेट नहीं है, 200 रुपए की देनी है, वो कहते हैं चल ना तेरी ना मेरी 250 रुपए निकाल। अच्छा अब 250 रुपए में मान जाए ना, अब लाजमी बात है देने भी पड़ते हैं, बाद में बंदा सोचता है यार मैंने 200 ज्यादा नहीं बता दिया थे इसको। भाई अगर कोई पठान भाई जल्दी से मान जाए ना किसी बात के ऊपर, हम लोग सोचते हैं यार हमने कुछ ज्यादा ही बता दिए थे इसको। अच्छा अब यहाँ पर जो आप लोग बार्गेनिंग करते हो ना, ये बार्गेनिंग आपका ट्रेड डिस्काउंट है। जरूर ब्रांड्स वाले ने तो वैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना कि आ जाओ 50% ऑफ, और जाकर देखते हो उसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ होता है अप टू, और अंदर आउटलेट में जाके जो चीज पसंद आती है न्यू अराइवल न्यू अराइवल न्यू अराइवल।
पूछते हो 50% ऑफ वाला कौन सा, वो कहते हैं वो लास्ट में एक जूता रखा हुआ है वो 50% ऑफ पे है, वैसे हम वॉशरूम के लिए यूज करते हैं, तुमने ले जाना है ले जाओ। ऐसा ही होता रहता है। और बाकी चीजों पे 10%, 20%, 30%, और जो चीज पसंद आ जाए, मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसा है, जो चीज पसंद आती है ना वो न्यू अराइवल है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में पसंद ही नहीं आती यार कोई चीज। अच्छा फिर कहते हैं हु निगोशिएट 5% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, द सेल्स इनवॉइस ऑफ ₹95 शैल बी इशूड। तो अपनी सेल्स कौन सी अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे, तो अपना रेवेन्यू 95 ही रिकॉर्ड करना, एनी इशू। वाह क्या बात है, क्या बात है आप लोगों की जी। हाँ सर्विसेज पे होता है डिस्काउंट, आपको आपसे फीस 1 लाख रुपए ली थी हम लोगों ने, तो डिस्काउंट दिया नहीं था, हम लोग सर्विसेज दे रहे थे आप लोगों को। आप दिन क्या है, आप में से हजारों आके उस दिन यतीम बन जाती हैं सारे, एडमिशन लेने आते हैं, सर यकीन करें मेरा तो अब्बा भी यतीम है, दादा की डेथ हो चुकी होती है ना, तो अब्बा यतीम ना हुआ, तो आके अक्सर यही कह रहे होती हैं। जी बेटा, जो उस टाइम पर ट्रांजैक्शन के टाइम पर जो डिस्काउंट है ना, और जो बार्गेनिंग वगैरह हम लोग करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है। ओके अच्छा सुने, हम लोग एडमिशन ऑफिस में बैठे हुए बच्चे आके जो जो स्टोरियां सुनाते हैं ना, यकीन करो, और उन्हें लगता है देख कैसा पागल बना दिया, हालांकि उसकी शक्ल पे लिखा हुआ होता है यार तेरी इतनी उम्र नहीं है जितना हमारा तजर्बा है यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा जी, अब बात करेंगे हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड की, साथ साथ जरा चलते जाते हैं। अब डिस्काउंट रिसीव्ड आपको मिनटों में समझ आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन बाय टू द बिजनेस। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात कर लेते हैं इसमें। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, डेफिनेट प्राइस रिडक्शन। अब देखो सेम स्टेटमेंट है, लेकिन सिर्फ क्या गिवन बाय और उधर क्या लिखा हुआ था, डेफिनेट प्राइस रिडक्शन गिवन टू अ कस्टमर। कस्टमर वहां पे था गिवन टू अ कस्टमर, यहाँ पे क्या है गिवन बाय अ सप्लायर, इतनी सी फर्क है। ओके द इनवाइस, बाकी सारी स्टोरी बिल्कुल सेम सेम है। द इनवाइस इज इशूड एट द, भाई वही जो उसके लिए सेल्स इनवाइस थी वही तो आपके लिए परचेज इनवाइस बनी है, उस पे 95 लिखा हुआ था, तो आप क्या 100 रुपए की रिकॉर्ड करोगे, तो आप तो अपनी परचेजिंग 95 की रिकॉर्ड करोगे, नेट अमाउंट के ऊपर ही रिकॉर्ड करोगे। उसने रेट डिस्काउंट की बात नहीं की तो आप भी नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो, सो देयर आर नो डबल एंट्री प्रॉब्लम्स caused by this type of discount. The purchase is simply recorded at net of trade discount amount. I hope ये बात क्लियर है। And the next discount is cash discount, settlement discount and अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, जिसे प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी कहा जाता है। बेटा समझ ले चीजें समझ ले। फर्स्ट डिस्काउंट की टाइप क्या है हमारे पास, ट्रेड। सेकंड डिस्काउंट कौन सा आ रहा है, क्या, अब देखो नाम से जाहिर है, एंड ना कैश डिस्काउंट, मतलब ये वो डिस्काउंट है जो आपने उस टाइम पर देना है। अब मैं अकाउंटिंग फॉर सेल्स में हूं, डिस्काउंट अलाउड पर हूं, तो मैं अपनी वर्डिंग डिस्काउंट अलाउड वाली यूज करूंगा। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो आपने अपने कस्टमर्स को उस टाइम पर देना है जब वो आपको पेमेंट करे, जब वो आपको कैश आकर दे। आपने इसके ऊपर ना क्रेडिट सेल्स की हुई थी। कैश डिस्काउंट उस टाइम पर होता है जब आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स की हुई हो, आपके कस्टमर ने फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी हो, तो उससे पेमेंट लेते वक्त जो आप उसको डिस्काउंट दोगे उसे कहा जाएगा कैश डिस्काउंट। ये बात समझ आई। दूसरा नाम है सेटलमेंट डिस्काउंट। मुझे बताएं जब वो आपको पेमेंट कर देगा, क्या उस टाइम उसका और आपका अकाउंट सेटल नहीं हो जाएगा, कि भाई जो पैसे तुमने मेरे देने थे वो तुम मुझे पे कर चुके हो, तो क्या अकाउंट सेटल नहीं हो जाएंगे, इसीलिए उसको सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। और थर्ड वन इज प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब इसका क्या मतलब है,
बेसिकली ये डिस्काउंट उस टाइम पर दिया जाता है कि मैंने अपने कस्टमर से कहा भाई ये लो क्रेडिट पे सेल्स, तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है। क्रेडिट पीरियड डिफाइंड होता है कि तुमने मुझे इन सेल्स के अगेंस्ट कब तक पेमेंट करनी है। वो पीरियड बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, 30 डेज का भी हो सकता है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है, इससे कम का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 30 डेज चले जाते हैं। आप लोग देखिए ना, जैसे हम लोग है ना सैलरीड पर्सन, और घर में ग्रोसरी वगैरह की जरूरत हो तो घर के साथ जो करियाना स्टोर होता है ना, हम उससे कह देते हैं यार घर में मेरे जितना भी सामान वगैरह जरूरत हो ना, ये बच्चा आएगा मेरे ब्याह पर, तुम इसको सामान दे दिया करो, हर मंथ की 5 तारीख को मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा जैसे ही सैलरी मिलेगी। तो वो बेसिकली 1 मंथ क्रेडिट पीरियड होता है कि मैं आपको 1 मंथ तक का क्रेडिट दे सकता हूँ। तो नॉर्मली कहा जाता है कि यार मैंने तुम्हें ना ये 1000 रुपए की सेल्स की है, उधार पे जा रही हैं, तुमने मुझे 1000 रुपए देने हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर दे देना। ये बात समझ आ गई है? अभी मैंने डिस्काउंट की कोई बात नहीं की। अब आपने ना अपने कस्टमर्स को जरा मोटिवेट करना होता है कि आप उनसे जल्दी पेमेंट निकलवाएं। जल्दी पेमेंट निकलवाने के लिए आप उनसे कहते हैं भाई साहब आपके लिए एक ऑफर है, अगर ये पेमेंट तो मुझे 10 दिन में दे दो तो मैं ना तुम्हें 5% डिस्काउंट दे दूंगा इसके ऊपर। ये बात समझ आई है? वैसे 30 डेज में पे करोगे तो फुल अमाउंट पे करोगे, लेकिन अगर तुम मुझे 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा। अब 1000 रुपए उसने देने थे, 5% डिस्काउंट कितना बनता है? 1000 का 5% 50 रुपीज का डिस्काउंट है, तो उसने मुझे कितनी अमाउंट देनी है? आप देखो, अगर विद इन 10 डेज पे कर देगा तो 950 रुपीज पे करेगा, लेकिन 10th डेज के बाद पे करेगा तो फिर फुल अमाउंट पे करेगा। अब ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो मैं उससे जल्दी रिकवरी के लिए ले रहा हूं कि वो मुझे अमाउंट जल्दी पे कर दे, उस बात पर मैं उसे डिस्काउंट दे रहा हूं। तो इसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मींस अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कि अगर तुम मुझे जल्दी पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें ये डिस्काउंट दूंगा, जल्दी पेमेंट नहीं करोगे तो नहीं मिलना। आई होप कि हेडिंग समझ आ गई हो। तो बाकी रह क्या जाता है? तो बाकी चीजें भी समझ आ चुकी हैं। अब यहां पर जो इसकी अकाउंटिंग है ना, ये जरा सही से समझने वाली है। अब आपको ये पता चल चुका है कि बेसिकली कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता क्या है। अगर परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मतलब उस टाइम पर जब हम अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर जो डिस्काउंट होता है उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। क्लियर है ये बात? इसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग फॉर सेल्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इनसे रेलिवेंट आपके पास अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से समझना। ये समझ आ गई ना तो आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर परचेज इजीली समझ आ जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट आसान है। अब यहां पर देखें भाई, सबसे पहले इसकी जरा थ्योरी को पढ़ लो कि है क्या कैश डिस्काउंट। कहते हैं अ सेटलमेंट डिस्काउंट माइट बी ऑफर्ड, मतलब जरूरी नहीं कि आप हर कस्टमर को ही ऑफर करो और हर टाइम पर ही ऑफर करो। देखो यार, एक मेरा गुड कस्टमर है, गुड कस्टमर्स को डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं होती। पता है कि यार ये हमारे, और ये भी पता होता है, सुबह जैसे अभी मैंने सैलरीड पर्सन की एग्जांपल दी, अब वो मुझे डिस्काउंट दे भी दे, यार मुझे तो कौन सी 15 या 20 तारीख को सैलरी मिलती है, मैं उस टाइम पे पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करूं? वो मुझे डिस्काउंट दे ना दे मेरे लिए कोई फायदा नहीं होता, तो मुझे डिस्काउंट नहीं देगा। उसे पता है कि यार ये पर्सन ऐसा है जिसने 5th को आकर ना मुझे सारी पेमेंट पे कर देनी है। डिस्काउंट बिजनेस किस टाइम पर देता है? भाई जब बिजनेस को शक पड़ता है ना, बंदा 2 नंबरी कर रहा है, मेरा पैसा डूब जाएगा, या ये तो अगले महीने बैरून मुल्क जा रहे हैं, इसने तो अपना वीजा लगवा लिया है, तो मेरे पैसे कौन देगा? कुछ भी रीजंस हो सकती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में जाने लगा है, इसके तो हालात ही खराब हो गई हैं, पता नहीं बाद में पैसे दे सके ना दे सके। अब देखो, अगर मैंने अपने एक कस्टमर से 100 रुपए लेने हैं, पहली बात मैं वेट करता रहूं कि मैंने 100 रुपए ही लेने हैं, मुझे पूरे 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, क्यों ना एक वाइज सा स्टेप लिया जाए, उसको ऑफर कराओ कि यार तूने मेरे 100 रुपए देने हैं,
लेकिन अगर तू मुझे 4-5 दिनों में पेमेंट कर देना, मैं तुझे 90 रुपए दे देना, तो मुझे 10 रुपीज का मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। अब देखो, अगर वो 90 रुपए, अब आपने उसको मोटिवेट किया है, अब थोड़ा सा वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार 100 रुपए देने थे लेकिन अब 90 रुपए देने हैं। अब मैंने ये ना परसेंटेज में लेके आया, अगर इसको बड़ी अमाउंट के साथ देखो तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो वो मजबूर हो जाएगा, कहेगा यार चलो ये तो अच्छी बात है, इसको 90 रुपए दे देता हूँ। उसका कर्ज उतर गया, आपको फायदा क्या हुआ? जो फ्यूचर में आपको 100 का लॉस होना था ना, वो आज आपने 10 रुपए के लॉस के साथ कवर कर लिया है। तो बताओ 10 का लॉस ज्यादा अच्छा है या 100 का लॉस ज्यादा अच्छा है? तो है 10 का लॉस अच्छा है, 10 का लॉस अच्छा है, वो बर्दाश्त कर लो, अदरवाइज आपको 100 रुपए का लॉस हो जाना था। तो ये कैश डिस्काउंट उस सिचुएशन में दिया जाता है, अपने लॉस को मिनिमाइज करो। आप अपने कस्टमर्स की हिस्ट्री का पता होता है। अच्छा, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते रहते हैं जो आपकी फेंके हुए जाल में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। कुछ ये कहते हैं कि भाई कुछ इस अमाउंट का बेनिफिट ले जाते हैं कि भाई मुझे 10% अमाउंट की बचत हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ना भाई ना, तुझे मैं पूरे पैसे ही दूंगा, और टाइम का फायदा उठा जाते हैं। अब देखो, अगर इस बात को इस तरह से सोचो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम लोग मेरे सप्लायर और मैं तुम्हारा कस्टमर, मैंने तुम लोगों से ना उधार पर 1 लाख रुपए की चीजें ले ली हैं। तुमने मुझे 1 लाख रुपए की उधार पर चीजें दे दी, मैं अपनी दुकान खोल के बैठ गया, मेरा पैसा लगा है, पैसा तुम्हारा है, काम मैं कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए तुमने मुझे कहा कि जनाब 10 दिन में अगर पेमेंट कर दोगे ना, तो हम ना आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। यार आप मुझे 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे बस, लेकिन पैसा तो मेरा यूज हो जाएगा। मैंने कहा ना, तो अपना पैसा अपने पास रख, मैं तुझे 1 लाख रुपया ही दूंगा, लेकिन उस 1 लाख रुपए को 1 महीना इस्तेमाल करके मैंने 1,30,000 रुपए कमा लिया। पैसा आपका, मेहनत मेरी, आपको आपका 1 लाख रुपया पकड़ाया, 30,000 रुपए का हकदार बन के बैठ गया। तो कुछ लोग आपके उस क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट उठाते हैं, और कुछ लोगों को पता है कि नहीं यार, मैं अगर खुद मेहनत करूंगा ना तो मुझे इतना बेनिफिट नहीं होने वाला, इसने मुझे ज्यादा बेनिफिट ऑफर कर दिया है, मैं इसको जल्दी से पैसे दे दूंगा और इसके बेनिफिट को अपना बेनिफिट बना लूंगा। राइट? तो हर कस्टमर की नेचर डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये बात आप लोगों ने फिर स्टार्ट में ही सोचनी है कि आपका कस्टमर आपसे डिस्काउंट अवेल करेगा या डिस्काउंट को अवेल नहीं। ये उस टाइम पर सोचना है जब आप अपनी सेल्स की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? सबको क्लियर है? मजा नहीं आया? हाँ, मजा नहीं आया, हाँ नहीं आया। A settlement discount might be offered in order to pursue। अब देखो, तमाम कस्टमर्स नहीं है, मतलब ये कैश सेल्स के ऊपर तो होता ही नहीं है। कैश सेल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। ये वाला जो डिस्काउंट है आपने देना ही अपने क्रेडिट कस्टमर्स को है, इसका कैश कस्टमर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर देखें, टू परसू क्रेडिट कस्टमर्स, किस चीज के लिए उसको परसू करना है हम लोगों ने कि भाई हमें जल्दी से पेमेंट कर दो, टू पे अर्लियर। क्या ये बात मैंने आपको बता नहीं दी थी? अब अगर इंग्लिश में लिखी गई है तो आपको समझ नहीं आती, क्यों भाई? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, हम लोग ना अंग्रेजों से 1000 गुना बेहतर है, हमें उनकी लैंग्वेज भी आती है, अपनी भी आती है, फिर अपनी मदर लैंग्वेज भी हमें आती है। अंग्रेजों को सिर्फ अंग्रेजी आती है और हम कहते हैं यार कितने जीनियस लोग हैं, हालांकि उन्हें हमारी जुबान नहीं आती। तो आप लोग उनसे 1000 गुना बेहतर हो। देखो भाई, अपना मयार ना आप लोग खुद बनाया करो। जब आप लोग जब खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर देते हो, कोई और क्यों आएगा आपको भाई मोटिवेट करने के लिए? तो अपना लेवल ना पहले खुद सेट किया जाता है, फिर दूसरों को बताओ कि भाई मैं इस लेवल पे हूं, मुझसे बात करने से पहले 1000 मर्तबा सोच लेना। ऑलराइट? तो आप लोग अंग्रेजों से 1000 गुना बेहतर हो। आपको अपनी मदर टंग भी आती है, फादर टंग भी आती है, उसकी टंग भी आती है, नेशनल टंग भी आती है, और आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आती है। हाँ, वो भी टंग दे दे। अच्छा जी, फिर सुनो, कैश डिस्काउंट, सुनो सुनो बात सुनो,
देखो मजाक के टाइम पे मजाक एंजॉय करो, उसके बाद फौरन स्टडी के ऊपर, उसके बाद अपने ही ये चोंचना बंद रख। बस हो गया, बच्चों ने हंस लिया है, अपनी चोंच फिर बंद रखो, मुझे तुम्हारी बातों में कोई हंसी नहीं आती। ओके हाँ, अब कैश आपको मेरी बातों में नहीं आती तो क्यों हंसे हो बेशरम लोगों। अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। अच्छा ये परसेंटेज भाई कोई फिक्स्ड नहीं है, कस्टमर का मुंह देखकर डिस्काउंट ऑफर कर और अपनी हैसियत भी देखकर पता चले कि भाई तो मुझे आज पेमेंट कर 100% डिस्काउंट, तो मतलब अब ऐसी भी कोई बात नहीं होती। तो डिस्काउंट की वैल्यू ये बिजनेस टू बिजनेस ये चीजें वेरी करती हैं। ओके अच्छा फिर देखो 4% मे बी ऑफर टू अ कस्टमर इफ पेज विद इन। अब इसके ऊपर ना कंडीशन लग जाती है कि अगर तुम मुझे जल्दी पेमेंट करो तो मैं ये तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज ही विल पे full amount within 30 days. That is a normal credit term of the। अच्छा ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, इसको इन शॉर्ट कुछ यूं लिखा जाता है 4/10, n/30। तब वो पूरी इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको अगर वो सिर्फ ये चीज लिखकर दे देना ब्रैकेट्स में, इट मींस दैट एन से मुराद है टाइम पीरियड, क्रेडिट टर्म, टोटल क्रेडिट टर्म इज 30 days, एंड बाय 30 से मुराद है टोटल क्रेडिट पीरियड इज 30 days। फिर इफ कॉमे की जगह पे आ जाता है इफ पेड इन 10 days, ये जो 4/10 लिखा हुआ है, इफ पेड इन 10 days देन 4% डिस्काउंट। ऑल राइट, आई होप कि आइंदा से आपको इसकी समझ आ जाएगी। बेटा अगर 10 दिन में पेमेंट कर दो तो 4% का कैश डिस्काउंट है, अदरवाइज 30 days में फुल पेमेंट करो, ये क्रेडिट पीरियड है दूसरा। अदरवाइज 30 days में फुल पेमेंट करो, 10 days में पेमेंट कर दो तो 4% का डिस्काउंट है। ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई थी ना, pays within 10 days, otherwise pays within 30 days, that is normal credit period of the business, इसको इन शॉर्ट इस तरह से लिखा जाता है। सब बच्चों को क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखें, कहते इट इज फॉर द कस्टमर। अब भाई सप्लायर ने डिस्काउंट को सिर्फ ऑफर करना है, इंपोज नहीं करवा सकता कि भाई मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं बीपी ये जरूर डिस्काउंट लो क्योंकि मैंने दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये होता है कस्टमर के ऊपर कि भाई उसने डिस्काउंट को अवेल करना है या नहीं, ये कस्टमर के ऊपर डिसाइड करता है। हाँ मैं अगर सपोज आप मेरे कस्टमर हो, मैं आप लोगों का सप्लायर, मैंने आपको गुड्स सेल की है, तो मुझे मिस्टर ए बी सी डी सबका पता होगा कि वो किस किस लेवल पर बैठे हुए हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो क्या सोचते हैं, मुझे मेरे सामने उनकी हिस्ट्री मौजूद होगी कि भाई मिस्टर ए डिस्काउंट को अवेल करता है या नहीं करता। मिस्टर बी को डिस्काउंट करता हूं तो वो तो मानता ही नहीं है, वो तो कहता है भाई मैं पूरे पैसे दे दूंगा लेकिन दूंगा 30 days के ऊपर जाकर। अपने तमाम कस्टमर का आपको पता होता है। तो आप जब भी अपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो आप सबसे पहले उसका एनालिसिस करते हैं, अपने तमाम तर क्रेडिट कस्टमर्स का एनालिसिस किया करो कि अब ये कस्टमर पे है, इट इज फॉर द कस्टमर टू डिसाइड वेदर टू टेक एडवांटेज of paying discounted reduced amount by paying early। ये इसके लिए पहला बेनिफिट है। अब ये कस्टमर ने डिसाइड करना है कि भाई मैं जल्दी पेमेंट करके जो रिड्यूस्ड अमाउंट है मैं वो पे कर दूं। और दूसरा उसके पास अब बेनिफिट क्या चीज आ जाएगा कि अगर वो डिस्काउंट नहीं ले पा रहा तो फिर वो क्या करेगा, टेक एडवांटेज ऑफ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड कि भाई मैं 10 दिन में नहीं देता तुम्हें, मुझे 20 दिन और मिल रहे हैं, मैं 20 दिन के बाद टोटल 30 days में फिर क्या डिस्काउंटेड अमाउंट पे करेगा, नहीं फिर फुल अमाउंट पे करेगा। ऑल राइट अच्छा फिर सुनो यहाँ पे, ऑल्दो ऑफरिंग दिस डिस्काउंट इनकरेजेस अर्लियर रिसीट्स ऑफ कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर। मुश्किल बात लिखी हुई थी भाई, ऑफर मैंने क्यों किया कस्टमर को, ताकि मेरे कस्टमर मुझे जल्दी से आकर कैश पे कर दें।
फिर देयर इज स्टिल लॉस ऑफ टू द, लेकिन आप देखो मैंने उसको चीज 100 रुपए की सेल की थी, 10 रुपए का मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, वो मुझे कितने पैसे आके देगा? 90 रुपए। तो क्या मेरा रेवेन्यू 100 रुपए का है? मैंने तो रिसीव ही 90 किया, मुझे तो उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन मिली 90 रुपीज है, तो क्या मजीद 10 रुपए मेरा रेवेन्यू कम नहीं हो गया? बस इसके बारे में सोचना है। देखो रेवेन्यू क्या चीज है कि किसी भी गुड्स के अगेंस्ट कंसिडरेशन में आपको क्या अमाउंट मिली। तो मुझे तो 90 रुपए मिला है और मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था 100 रुपए पे, तो मैंने क्या गलत नहीं रिकॉर्ड किया हुआ था? मुझे वो 90 पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो अमाउंट रिसीव ही 90 की है। तो मेरा रेवेन्यू 100 का नहीं है, मेरा रेवेन्यू 90 रुपीज का है। सेलर्स बिजनेस। अच्छा अब देखो, अब इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब पहली एडजस्टमेंट क्या है? कहते हैं व्हेन अ बिजनेस मेक्स अ सेल्स, it does not know whether the customer will take advantages of settlement discount और लाजिम बात है, जब मैं सेल्स कर रहा हूं उस टाइम तो मुझे नहीं पता कि भाई उसने डिस्काउंट को अवेल करना है या नहीं करना। ये किस पे डिपेंड करता है? कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, मैं उसे कह दूं कि यार तू मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दे, मैं तुझे 20% डिस्काउंट दूंगा। भाई नहीं है उसके पास पैसे 10 दिन के बाद, तो वो डिस्काउंट 20% भी नहीं देखेगा, वो कहेगा यार फुल दे दूंगा, लेकिन पूरे 30 डेज पर। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर क्या कहता है? देयरफॉर इट इज डेल्ट इन फॉलोइंग वेज। अब दो सिचुएशंस है कि जब आप लोगों ने अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, जब आप लोगों ने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, जब आप लोगों ने कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करनी है उस टाइम पर रिकॉर्डिंग क्या करनी है? तो कहते हैं कि रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर फुल अमाउंट। आपने फुल अमाउंट के साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना है। कब? जब आपको यह लगे कि कस्टमर अर्ली पे नहीं कर सकता। क्या मतलब? कि डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है? आपने फुल अमाउंट के साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना है। ये बात समझ आ गई? अब इसके लिए ना हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, साथ ही सुनते जाइएगा। हम लोगों ने ना 500 रुपए की सेल्स की, क्रेडिट पर सेल्स की। अच्छा अभी ऐसे समझ लें कि ये जो 500 है ना, ये नेट आउट ट्रेड डिस्काउंट है। तो लाजिम बात है ट्रेड डिस्काउंट नेट करने के बाद ही सेल्स की रिकॉर्डिंग होनी थी, और वो क्रेडिट पर सेल्स चली गई। अब मैं उसकी रिकॉर्डिंग क्या जाके करूंगा? सेल्स ऑन क्रेडिट। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है मेरे पास? सेल्स ऑन क्रेडिट। इसकी जर्नल एंट्री मेरे पास क्या होगी? रिसीवेबल्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। कितने रुपीस की गुड्स थी? 500 रुपीज। तो आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि 500 फुल अमाउंट लिख दो। किस टाइम? जब आपको ये लगे कि आपका कस्टमर डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा। मुझे भी यही लगा कि मेरा कस्टमर डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा, तो फ्यूचर में वो मुझे 500 रुपए ही पे कर देगा। ये बात समझ आ गई है? तो आपने ये जो ट्रांजैक्शन है, ये उस टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जब आप अपने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर रहे हो। अच्छा फिर फ्यूचर में क्या हुआ? अब डिस्काउंट को अवेल किया या नहीं किया उसका पता तो फ्यूचर में चलेगा, जब वो पेमेंट करने के लिए आएगा। और मेरा कस्टमर मेरी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऊपर उतरा। क्या एक्सपेक्टेशन थी? कि डिस्काउंट, और उसने भी डिस्काउंट को अवेल नहीं किया, तो मुझे कितनी अमाउंट आके पे करेगा? 500 फुल पे करेगा। जब आके पेमेंट करेगा उस टाइम पर मैं क्या रिकॉर्डिंग फिर कर दूंगा? उस टाइम पर क्या रिकॉर्डिंग करूंगा? जर्नल एंट्री बताओ ना। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 500 से, और क्रेडिट हो जाएगा रिसीवेबल्स कितने से? बात खत्म। जो हमने सोचा था, हमारा कस्टमर बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरा। हमने कहा डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, उसने भी नहीं किया।
क्या गुलाम है? जो आप कहेंगे वही माने हैं? उसने डिस्काउंट को अवेल कर दिया। उसने कहा यार, हमने उसे कहा कि भाई अगर तुम मुझे विद इन 10 days पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। उन्होंने कहा 10th डे पे आया, उन्होंने कहा ये लो भाई पेमेंट ले लो। अब हमने क्या सोचा हुआ था कि डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा। मैंने अपना रेवेन्यू किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 500 के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है। और अब जो वो मुझे 10th डे पर पेमेंट करने पहुंच गया, क्या मुझे 500 रुपए देगा? कितनी अमाउंट देगा आफ्टर डिस्काउंट? डिस्काउंट कितना दे रहा हूं उसको? 10% मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं। कितनी अमाउंट आके वो मुझे पे करेगा? 50 रुपीज का डिस्काउंट चला जाएगा ना। 500 का 10%, 50 रुपीज का डिस्काउंट चला जाएगा। उसने आकर मुझे अमाउंट कितनी पे करनी है? 450। तो वो मेरे पास चेक कितनी अमाउंट का बना कर लाएगा? अब चाहे आपको उस टाइम पे गंदा मुंह बन जाए, लेकिन आपने बैंक को डेबिट 450 से ही करना है, क्योंकि आपके पास चेक ही 450 का आया है। ये बात क्लियर हो गई? डेबिट आपने बैंक को कर दिया, क्रेडिट किसको करेंगे? लाजिमी बात है रिसीवेबल्स को करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, रिसीवेबल्स को क्रेडिट कौन सी अमाउंट पे जाके करूं? तो फिर मतलब आपसे ये कह रहे हो कि भाई अभी 50 रुपए बाकी हैं, जबकि आप तो कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारा अकाउंट सेटल करने के लिए जा रहा हूं। डेबिट 500 से किया हुआ था, क्रेडिट 450 से करने जा रहे हो, तो क्या 50 रुपए बाकी रह नहीं जाएंगे? क्या उसने बकाया देना है तुम्हें 50 रुपए? तो 450 से क्यों करोगे? 500 से करो। उससे तो रवाना करो ना कि भाई तुमने मेरे 500 रुपए देने थे, 450 रुपए देकर तुमने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। लेकिन यहाँ पे जर्नल एंट्री परेशान हो गई। उसने कहा भाई ये क्या किया है? माना कि तुमने डेबिट क्रेडिट कर दिया, लेकिन इक्वल डेबिट क्रेडिट से जाती हैं। डबल एंट्री इफेक्ट्स हमेशा इक्वल रहते हैं। यहाँ पर तो इक्वल नहीं है। मैंने डेबिट किया 450 से, क्रेडिट किया 500 से, तो शॉर्टफॉल कहाँ पे आ रहा है? डेबिट साइड पर। कितनी अमाउंट का? तो यहां पे आके 50 लिख दो, जर्नल एंट्री को खुश करो। अब देखो डेबिट कितनी अमाउंट से है टोटल, क्रेडिट कितनी अमाउंट से है। अब बात ये आती है कि इसके अगेंस्ट अब डेबिट किसको करो? डिस्काउंट अलाउड। आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप लोग डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो। अगर डिस्काउंट अलाउड का सेपरेट अकाउंट बनाते हो तो क्वेश्चन में अक्सर आपको बताया जाता है डिस्काउंट अलाउड इज मेंटेन्ड सेपरेटली, तो आप लोगों ने डिस्काउंट अलाउड को ही डेबिट करना है। अदरवाइज अभी आप लोग खुद सोचो, 500 रुपए की आपने सेल्स की थी, आपको अमाउंट मिली है 450 रुपए, क्या आप लोगों की सेल्स 500 रुपए की है? जबकि आपने तो 500 रुपए की लिखी हुई है। तो आप लोगों ने यहां पर आकर अपनी सेल्स को डेबिट, ये दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। अब देखो सेल्स की बेसिक नेचर क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट 500 से किया हुआ है, यहां से 50 रुपए से डेबिट कर दिया, तो नेट इंपैक्ट कितना आ गया है? 450 रुपए की। अब आपका रेवेन्यू रिड्यूस्ड हो चुका है बाय ₹50। तो उसने यही तो कहा था कि डिस्काउंट के अगेंस्ट आपका रेवेन्यू कम हो जाता है। तो मैंने जितनी अमाउंट रिसीव की थी, मैंने उतनी ही जाकर अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। अगर आप डिस्काउंट अलाउड पे जाते हो, तो डिस्काउंट अलाउड बाद में आपकी सेल्स, अब देखो सेल्स कितने की है, अगर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखा हो, अब देखो सेल्स कितने की है 500। इन फ्यूचर जब आप लोग इनकी रिकॉर्डिंग करोगे, तो आप अपनी सेल्स में से डिस्काउंट अलाउड को माइनस कर दिया करोगे। तो देखो आपकी नेट सेल्स कितने की आ गई। तो डिस्काउंट अलाउड भी इन फ्यूचर बाद में आपकी स्टेटमेंट्स में जाकर आपके रेवेन्यू को कम कर देता है। ऑलराइट, ये बात समझ आई है जी? ये वाली देखो, अब मैंने उसको डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट को अवेल कर गया। डिस्काउंट कितना था? 10%। 500 का 10% कितना बना? 50। तो फिर क्या मुझे वो 500 आके पे करेगा? कितनी अमाउंट पे करेगा? तो बैंक वो चेक तो 450 का बना कर लाएगा ना।
या मुझे कैश आकर देगा तो 450 रुपए देगा, तो कैश या बैंक को डेबिट 450 से करो, लेकिन रिसीवेबल्स को क्रेडिट फुल अमाउंट से करो, क्योंकि आपने इसके अकाउंट को सेटल करना है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इन दोनों अमाउंट्स के दरमियान 50 रुपीज का, वो कहां चला जाएगा? डिस्काउंट अलाउड के तौर पर चला जाएगा या फिर सेल्स के तौर पर चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट यहां पे पढ़ो। उसने कहा था कि आपने अपने रेवेन्यू को फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, हमने कर दिया। कब? जब आपको ये एक्सपेक्टेशन हो कि आपका कस्टमर जल्दी पे नहीं करेगा, तो इसकी दो सिचुएशंस आ जाती हैं। इफ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली, तो कितना, क्या फुल अमाउंट ही उसने जाके पे करनी है? इफ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड, द फुल अमाउंट इज ड्यू एज रिकॉर्डेड। तो ये देखो, ये फर्स्ट वाली जर्नल एंट्री ये आपको समझ आ गई, ये इसने सिचुएशन बताई। अब दूसरी सिचुएशन इसी की देखें। कहते हैं कि इफ कस्टमर पेज अर्ली, हम हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि उसने डिस्काउंट को अवेल नहीं करना, लेकिन उसने जल्दी पे करके डिस्काउंट को अवेल कर दिया। अब क्या करना है? एंड इन टाइटल टू डिस्काउंट रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन रेवेन्यू। अब आपके रेवेन्यू में कितने की रिडक्शन आ रही है? 50 रुपीज की। तो कहते हैं उस 50 रुपीज का क्या करना है आप लोगों ने? जो रिडक्शन इन रेवेन्यू है आप लोगों के पास, बाय द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिडक्शन इन रेवेन्यू में रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग, मतलब डेबिट करना। किसको डेबिट करोगे? कहते हैं या तो रेवेन्यू के अकाउंट को कर दो, सेल्स का अकाउंट, या तो रेवेन्यू के अकाउंट को डेबिट कर दो डायरेक्टली, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? डेबिट करो किसको? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, विच इज इवेंचुअली डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू, सिमिलर टू ये जैसे मैंने साइड पे जाके लिखा था कि बाद में वो कहता है कि आपके इस सेल्स में से ये डिस्काउंट अलाउड माइनस हो जाता है, इसी तरह सेल्स रिटर्न भी यहां पर आकर माइनस हो जाती हैं और नेट सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम लोगों ने ना कैश डिस्काउंट में से अभी इसका हाफ पोर्शन पढ़ा है, अब इसका हाफ पोर्शन रहता है, ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।